दोस्तों, मारियो पूजो ने अपनी नॉवेल गॉडफादर के पहले पेज पे लिखा है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फॉर्चून देयर इज ए क्राइम। अक्लमंद आदमी ऐसा कोई काम नहीं करता जिसके वजह से उसे बाद में शर्मिंदा होना पड़े। जॉनथन एंडरसन एक यहूदी व्यक्ति हैं जिनकी अमेरिका में एक फर्म है, बहुत छोटी फर्म है, हिंडनबर्ग रिसर्च। उसकी रिपोर्ट जो आई है उसने अडानी ग्रुप की जो तबाही मचाई है उस पर आज बात होगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने 88 सवाल अडानी ग्रुप पे किए हैं और उनको पूछा है और उन पे आरोप लगाया है कि इन्होंने आर्टिफिशियल तौर पे कागजों में हेरा फेरी करके अपने शेयर्स के रेट ऊंचे दामों पर बतलाए और उन शेयर्स को LIC, SBI और दीगर बैंकों को बेचा। इतना ही नहीं, गिरवी रखा और उस पर लोन उठाए। इतने ही नहीं, इन्होंने सरकार से जो वेंचर्स लिए, पोर्ट्स वगैरह, उनको भी गिरवी रख के उन पर भी इन्होंने पैसे उठाए। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कहना है कि इनकी जो ग्रोथ है वो आर्टिफिशियल है और उन्होंने देश को और दुनिया को धोखे में रखा है। ये बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। इससे जो हड़कंप मचा है और जो तबाही शेयर बाजार में आई है उसको ब्लड बाथ कहते हैं। और ऐसी तबाही उस वक्त भी नहीं आई थी जब केतन मेहता और हर्षद मेहता के भी स्कैम बाहर आए थे। अडानी ग्रुप को इनको जवाब देना पड़ा, एक प्राइवेट फर्म को, हिंडनबर्ग को जवाब देना पड़ा। इसी बात में सारी चीज़ें आ गई। पहले तो इन्होंने धमकी दी कि हम तुमको कोर्ट में देखेंगे। उन्होंने कहा वेलकम, आइए और आते आते सारे अपने ओरिजिनल कागजात भी लाइए और हमको बताइए। तब इनकी मुश्किल समझ में आई और फिर इन्होंने कहा कि हम देखेंगे, सोचेंगे। आज 4 दिन 5 दिन हो गए, कोर्ट में जाना तो दूर, एक साथ लीगल नोटिस भी हिंडनबर्ग रिसर्च को नहीं गई है। इस पर से लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। शेयर बाजार में जो शेयर अडानी ग्रुप के गिर रहे हैं वो कितने करोड़ के गिरे हैं, कितने लाख के गिरे हैं, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? तो उसको कैलकुलेट करना भी अब मुश्किल है। वो लगातार गिरते जा रहे हैं और इतने गिर रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि ये गिरने का सिलसिला कहां जाके रुकेगा। मैं सिर्फ इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि मुझे एक शक हो रहा है कि कहीं ये कॉन्स्पिरेसी तो नहीं। आपने अडानी ग्रुप के खिलाफ बने हुए बहुत से वीडियो देखेंगे होंगे, बहुत सी खबरें पड़ी होंगी, लेकिन मुझे जो हट के इन सबसे एक बात कहनी हो ये है कि मुझे लगता है कि ये अमेरिका की भारत के खिलाफ साजिश है। दोस्तों याद रखो, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं होता और जिसने अमेरिका से दोस्ती की है उसको उसका आखिर में प्राइस देना ही पड़ा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का है, जो कभी गले का तावीज़ हुआ करता था अमेरिका का, आज तबाह और बर्बाद है। तो मुझे शक क्यों हुआ उसकी बुनियाद मैं आपको बताता हूं। असल में हुआ क्या कि जब से 1 साल पहले यूक्रेन में जंग शुरू हुई है तो अमेरिका और नाटो मुल्क ना चाहते हुए भी उसमें फंस गए हैं। और शक की मेरी बुनियाद यही है कि अमेरिका चाहता था कि रशिया की पूरी तरीके से आर्थिक नाकेबंदी कर दें। क्यों? तो रशिया के ऊपर किसी भी यूरोपीय मुल्क का हमला अमेरिका का हमला माना जाएगा और वो बात न्यूक्लियर वार तक चली जाएंगी। ये अमेरिका को परवड़ने वाला नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि रशिया की आर्थिक नाकेबंदी की और आर्थिक नाकेबंदी करने से सारी दुनिया तो रशिया से दूर हो गई, लेकिन 3 देश पर्टिकुलरली श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत, इन्होंने रशिया से तेल सस्ते दामों में जो मिल रहा था, रशिया ने जो ऑफर किया था, वो लेने का सिलसिला जारी रखा और हनोस जारी है। इसका सबसे पहला शिकार बना अमेरिका के गुस्से का कि भाई इन्होंने हमने बोलने के बाद भी
रशिया से तेल लिया तो इसका सबसे पहला शिकार श्रीलंका बना। वहां पर अमेरिका ने उसकी कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई उसके लिए, और उसके लिए कुछ ऐसी रणनीति बनाई कि श्रीलंका त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठा और बिल्कुल तबाह हो गया, बैंकरप्ट हो गया, सरकार बदल गई। दूसरा निशाना पाकिस्तान था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने को हटाकर वहां भी सरकार बदल दी। देखिए आप, श्रीलंका में भी सरकार बदल गई, पाकिस्तान में भी सरकार बदल गई। दोनों को प्राइस सरकारों को जाने का इसलिए जाना पड़ा कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जाके रशिया से तेल खरीदा। तीसरी बारी भारत की थी। लेकिन भारत एक लाइव डेमोक्रेसी है, ना तो वो श्रीलंका है ना तो पाकिस्तान है। यहां पर सत्तांतर करना या सरकार को उलथाना अमेरिका के लिए आसान नहीं था। तो फिर क्या करना है? तो फिर यह करना है कि भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करना। तो अस्थिर कैसे किया जाए, उसके लिए भारत सरकार के जो हेड हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके जो अडानी से गहरे संबंध है वो दुनिया से छिपे नहीं है। तो ना सरकार पे वार किया जा सकता, ना प्राइम मिनिस्टर पे वार किया जा सकता। तो कच्चा धागा, जो कमजोर कड़ी थी वो थी अडानी। इसलिए अडानी पे ये रिपोर्ट पेश की गई। और रिपोर्ट में कुछ बातें सच होंगी, कुछ नहीं होंगी, ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन इसका टाइमिंग देखिए, 1 तारीख को बजट आने वाला है, 27 तारीख को एसपीओ सेकेंडरी ऑफर आ गई ग्रीन हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एनर्जी की 20,000 करोड़ का एसपीओ आया है। वो सिर्फ 1% बिका है, नहीं तो होना तो ये चाहिए था कि 1 दिन में खत्म हो जाता। तो पूरी ब्लड बाथ ये जो इसमें करवाया गया शेयर बाजार में, वो यूं ही नहीं करवाया गया। उसके पीछे यकीनन कोई साजिश है, और वो साजिश ये है कि हमको इस बात का सबक सिखाया जाए कि हमारे सरकार ने रशिया से सस्ते दामों में तेल खरीदा, अमेरिका बहादुर की बात ना मानते हुए। इसकी रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो वो रिपोर्ट पढ़ने से आपको यह शक नहीं होगा। लेकिन इससे पहले एक घटना हुई है, जब अगरचे उसको आप जोड़ेंगे तो फिर आपको शक होगा। और वो घटना है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। ऋषि सोनक जैसे हिंदू पंतप्रधान के होने के बावजूद बीबीसी की वो डॉक्यूमेंट्री, जो 2 भागों में मोदी को बुरी तरह इल्जाम ठहराने वाली, जो वर्षों पहले शूट हुई है और बीबीसी के आर्काइव में पड़ी थी, कई प्राइम मिनिस्टर आया और चले गए, उन्होंने वो उसको रिलीज नहीं होने दिया। तो ये तो हिंदू प्राइम मिनिस्टर है, उसने कैसे रिलीज होने दिया? यानी ब्रिटेन सरकार पे अमेरिका का इतना दबाव था कि पहले ये डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया गया, मोदी को मुरीद इल्जाम ठहराया गया, जिसमें ठहराया गया है वो सच है झूठ है वो अलग बात है, लेकिन पहले ये डॉक्यूमेंट्री आई और बाद में ये सर्च रिपोर्ट आई, और अब कल बजट है। यानी अब सरकार के सामने ये धर्म संकट ये है, ना वो अडानी ग्रुप को बचाने के लिए कोई बेल आउट पैकेज दे सकता है, ना अडानी ग्रुप को इस तरह डूबते हुए देख सकता है। बैंकों का, एसबीआई का सबसे ज्यादा पैसा फंसा हुआ है, एलआईसी का सबसे ज्यादा पैसा फंसा हुआ है, और ये लोग, इनके पास जो शेयर गिरवे रखे गए हैं, कितने दिन तक होल्ड करके रखेंगे? अगरचे ज्यादा दिन तक होल्ड करके रखेंगे तो इन दोनों का नुकसान होगा, और अगरचे सेल करेंगे तो अडानी ग्रुप के जो शेयर है वो और गिरेंगे। यानी ऐसा जबरदस्त पेंच फंसा दिया गया है कि जिसकी कोई मिसाल कहीं मिलती नहीं है निकट भविष्य में, पिछले चंद सालों में, ना निकट भविष्य में मिलने की कोई आशा है।
यानी एक मजबूत डेमोक्रेसी को, जिसको कि लाइव डेमोक्रेसी कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसके शेयर बाजार को ब्लड बात कराने में ये रिपोर्ट कामयाब हो गई है। ये बहुत खतरनाक बात है हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए। इससे एक सबक ये भी मिलता है कि कोई भी चीज जो अनियंत्रित हो जाती है वो कैंसर का रूप ले लेती है, फिर चाहे वो हमारे शरीर में बढ़ने वाले सेल्स हो या आर्थिक रूप से होने वाली प्रगति हो, अनियंत्रित प्रगति हो जाती है। तो अब देखिए, कई ग्रुप्स हैं हमारे पास, खानदान हैं, कई हैं, टाटा है, बिरला है, बहुत से खानदान हैं जो सालों से अपना बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ इतनी स्पीड से नहीं हुई कभी। कांस्टेंट ग्रोथ है, नेचुरल ग्रोथ है। ये जो ग्रोथ थी अडानी ग्रुप की, ये बिल्कुल अननेचुरल ग्रोथ थी, कैंसरस ग्रोथ थी। इसका हमको खमियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, एक खास बात है कि ये जो 18 से 20 कंपनियों को हिंडनबर्ग रिसर्च ने टारगेट किया है, उसमें एक भी कंपनी मुस्लिम कंपनी नहीं है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि दुनिया में हजारों लाखों मुस्लिम कंपनियां मुसलमानों की चलती हैं, लेकिन इस्लाम का इतना तो उन्हें पास है कि वो इस तरीके के स्कैम नहीं करती। तो इस्लामी तालीमात जो हैं हलाल की और हराम की, ये जो मुसलमानों के जहन में पेवस्त की जाती हैं बचपन से ही, वो कहीं ना कहीं काम जरूर करती है। व्यक्तिगत जीवन हो, कॉरपोरेट जीवन हो, देश हो, कोई भी हो, हमको हलाल और हराम की कैद में ही रहना पड़ेगा, तब ही जाकर सही ग्रोथ होगी, नेचुरल ग्रोथ होगी, रात में सुकून से नींद आएगी। अब अंदाजा लगाइए, अगरचे ये इसी तरह से अडानी का फाल होता रहा तो मुझे डर है कि आने वाले चंद महीनों में कई इन्वेस्टर्स, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो खुदकुशियां करने लगेंगे। आत्महत्या करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं होगा, क्यों तो लोगों ने अपनी कर्जे ले लेके, घर के सोना बेच बेच के लोगों ने अडानी ग्रुप में शेयर्स लिए थे। लिहाजा हमको इस बात का दर्स मिलता है कि हमको लालच में नहीं जाना चाहिए। फिर मैं दोहराता हूं कि व्यक्ति हो, कॉरपोरेट हो, बिजनेस हो, मुल्क हो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके वजह से बाद में पछताना पड़े। हलाल और हराम की तमीज हमको बारहा रखनी पड़ेगी अगर से तनाव रहित जीवन जीना है तो। मेरे इस विश्लेषण पर सोचिए जरा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।